ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियरों का पिघलना तथा जल स्रोतों का लगातार सूखना विश्व के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर तमाम पर्यावरणविद इस विषय पर मंथन करते हुए पर्यावरण को बचाने की अपील जारी करते हैं। मौसम का बिगड़ता स्वरूप तथा प्रकृति की नाराजी हम सभी के लिए भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। समय रहते इसे समझा नहीं गया तो प्रकृति की नाराजी का हम सभी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस संबंध में हमने बातचीत की वृक्ष प्रेमी व पर्यावरण के जानकार किशन सिंह मलड़ा से। पेश है सीसीएन की ये रिपोर्ट। सीसीएन न्यूज़ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पर्यावरण के जानकार, वृक्ष प्रेमी, वृक्ष मित्र किशन सिंह मलड़ा जी। उनसे हम जानेंगे कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उनकी क्या क्या समाज के लिए योगदान है, क्या क्या वो सोचते हैं, किस तरह की पर्यावरण को बचाने के लिए किस तरह की चिंताएं हैं उनके दिमाग में, तो उनसे जानकारी लेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, आपके सीसीएन चैनल पर और आपका मैं हृदय से आभार और धन्यवाद करूंगा। आप दीप की लघु बैठक में आएंगे। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी है और पर्यावरण को लेकर बड़ी चिंताएं समय समय पर, ये एक वैश्विक चिंता है, यहाँ के साथ साथ ये पूरी विश्व की चिंता है। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं और क्या चिंताएं आपके दिमाग में? वास्तव में पर्यावरण की एक गंभीर समस्या और बहुत बड़ी चिंता मनुष्य के जीवन में है, जिसको सोचते हुए हमारे समाज में पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 से 5 जून पर्यावरण के प्रति मनाने के बारे में सोचा, ताकि हम सचेत रहें और इस प्रकार से अपने वातावरण को साफ़ शुद्ध बना सकें कि जो हम देख रहे हैं ये प्रकृति हमेशा जितनी साफ़ शुद्ध रहेगी तो उसी हिसाब से जीवन भी प्रकृति में रहेगा। तो हमेशा इस पर चिंतन मंथन होते हुए धरातलीय कार्य प्रत्येक मनुष्य ने पर्यावरण के प्रति संरक्षण का अपना बीड़ा उठाना चाहिए और किसी ने रूप से अच्छे पेड़ पौधे और संयुक्त वन बनाने की मुहिम किसी भी तरीके से अपनानी पड़ेगी। सर, आप लंबे समय से पौधरोपण अभियान से जुड़े हुए हैं, आप बहुत लंबे समय से अभियान इस पर चला रहे हैं, काफ़ी जगह आपने पौधरोपण का कार्य किया है, गांव-गांव आप जाते हैं, स्कूलों में आप जाते हैं। तो कब से आप इस अभियान से जुड़े हैं और कितने पौधे अभी तक आप रोप चुके हैं, ऐसा कुछ जानकारी अगर आप बता सकें तो? सर, 1986 में हमने एक पीपल का पौधा लगाया। मंडल सेरा पीपल चौक के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पर जो पीपल का पौधा था उसे आग से क्षति हो गई थी। तो तब से शौक चलते रहा और पेड़ों की कमी देखते हुए 1990 में मैंने फिर अपनी माताजी के नाम से दीप की लघु बैठक की स्थापना की और एक शहीद शांति वन बनाया। तो उसमें करीब आज उसकी 15 हेक्टेयर एरिया में इस प्रकार से डेवलप हो गया कि उससे हमें एक जो हमारा जल स्रोत सूख रहा था वो बिल्कुल पुनर्जीवित हुआ और उसका आज उसमें हर साल पानी का लेवल बढ़ते जाता है और हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की चारा पत्ती की कोई समस्या आज देखने में नहीं मिलती। और हम रोज़गार की भी दृष्टि से अगर चाहें तो अपने क्षेत्र में हम काफल के वन बना सकते हैं और जो हमें बिल्कुल साफ़ सुथरे पर्यावरण के साथ साथ हमारे जल स्रोत रिचार्ज भी रहेंगे और हमें समय पर फल भी मिलेगा। मैं सर इसी पर जानना आपसे चाह रहा था कि अभी एक पर्यावरणीय एक चिंता, पर्यावरण जो वैज्ञानिक है उनके दिमाग में चिंता है कि उनके जो ग्लेशियर हैं हमारे खिसक रहे हैं, पानी के जो जल स्रोत हैं, जो नेचुरल जल स्रोत हैं वो सूख रहे हैं। तो ये कैसे इनसे निपटा जा सकता है? क्या आपके दिमाग में कोई प्लानिंग है इस बारे में? अगर हम सर्वप्रथम पानी का लेवल देखें तो वास्तव में बहुत कम चले गया है और जहाँ पहले से हमको धारे मिलते थे आज वो हमें कुएँ और हैंडपम्प से मशीन चलानी पड़ रही है और जो हमारे ग्लेशियर हैं बार बार उनका खिसकना बड़ी मतलब जीवन के लिए बड़ी चिंतनीय बातें हैं। तो हम किसी भी तरीके से अपने जल स्रोत को बचाएं, उन जल स्रोतों के आसपास देख ले जहाँ पहले से पानी के धारे नौले थे, तो कम से कम उस एरिया में जो चीड़ है उसे हटाकर किसी भी तरीके से उसमें इस प्रकार से सघन वन उसमें बनाएं, हर 1 मीटर पे एक पौधा लगाएं, उसमें बाँझ, फलियाँ, ऊती, सीलिंग इस प्रकार से और कौल, मूंगा, रेशम हम पौधे उसमें लगाएं ताकि सबसे पहले उन स्रोतों के आसपास की जगह को बचाई जाए। अगर उसमें पानी का तो रूप ही ऐसा है कि आप अगर अच्छा वातावरण बनाएं तो गंगा कहीं पर भी आपको उपलब्ध इस देवभूमि में हो सकती है। ये सबसे बड़ा रूप गंगा का है। तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो वातावरण हमेशा हरा भरा रहेगा और हमारे ग्लेशियर जरूर मतलब फिसलने कम हो जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। एक सर, पहाड़ में एक जब ये बरसात के टाइम पर भूस्खलन एक बड़ी समस्या रहती है सर, भूस्खलन से कैसे निपटा जा सकता है? कुछ इससे ऐसे कोई पौधे हैं जो भूस्खलन को रोक सकते हैं? बिल्कुल सर, हम अधिक से अधिक अपने सघन वनों को बनाएं और उसके बाद हमारे यहाँ तो प्रकृति का वरदान है कि यहाँ पर रिंगाल की ऐसी उपलब्धता बहुत पुराने से रहती है और कई उससे हमसे रोजगार से जुड़े हैं। तो आज भी हम जगह जगह रिंगाल लगवाएं
और अगर उसकी कहीं पर कमी होती है तो ये बांस है, कई प्रकार के होते हैं। तो ये पीला वाला जो बांस है ये इसको अलंकारी बांस भी कहते हैं। और इसमें जब बीज आता है तो 80-85 साल के बाद ही इसमें बीज आता है, यानी बीज आने का मतलब बांस नष्ट हो जाता है। तो 80 साल में बीज आने का मतलब 100 साल 20 साल इसको सूखने में लगेंगे। तो किसी एरिया में, भूस्खलन वाली एरिया में अगर हम इसको लगाएंगे या रोड कटान कहीं हो रहा हो, अगर उसके अगल बगल हम इसको लगा दें तो 100 साल की हमारी पूरी एक प्राकृतिक बाड़ भी बनी रहेगी, खूबसूरती भी बनी रहेगी, जल संवर्धन भी बढ़ेगा, जैव विविधता भी बढ़ेगी। और इसको लगाने का इतना अच्छा तरीका है कि हम इसको बीज 80 साल तक देखना नहीं है। हमने जिस प्रकार से कटिंग कर रखी है, इस बार भी इसको हम काटेंगे, कई हमने काट रखे हैं। ये सब सिर्फ के जगह जगह लगाने के लिए, गन्ने की तरह हम इसको लगा देते हैं तो बहुत अच्छा इससे होता है। और फर्नीचर और खूबसूरती के हिसाब से भी बहुत अच्छा रोज़गार हमें आगे को दे सकता है। अच्छा, एक रोज़गार से ही जुड़ा हुआ मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। कोरोना महामारी का दौर है, वैश्विक महामारी है, लॉकडाउन है, काफ़ी प्रवासी लोग हमारे वापस घरों की तरफ आ रहे हैं। तो आप जो कार्य कर रहे हैं, क्या ये इसको क्या कर रोज़गार से जोड़ा जा सकता है? क्या आपके दिमाग में ऐसी कोई प्लानिंग है? बिल्कुल, अगर आम जनमानस इससे जुड़े और विशेषकर सरकार इसमें अगर मदद करे, हमारी उत्तराखंड सरकार, भारत का इसमें मदद करे तो यहाँ ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं जैसे काफल किसी दूसरी जगह नहीं पाया जाता है, तो हमने सघन काफल के वन बनाने शुरू कर देनी चाहिए। सिलिंग एस्मंथस फोरजिन उसका नाम है। सिलिंग के नाम से कई गांव हमारे प्रदेश में, हमारे कुमाऊं में प्रचलित हैं आज भी। तो अगर सिलिंग की हम खेती करना शुरू कर दें तो सबसे बाँच का ही उसका एक प्रतिरूप माना जाता है। उसमें विशेषता ये है कि सिलिंग में जब फूल खिलता है तो उसकी महक 3 माइल तक महसूस की जा सकती है। और बिल्कुल एंटीबायोटिक पौधा है। जिस जल स्रोत में उसको लगाया जाता है वो पानी ही विशेष तरीके से सैनिटाइजर टाइप का वो पानी हो जाता है। अगर हम उसके खेती करना शुरू कर दें, उसके बगीचे बनाएं, उसके फूल की तुड़ाई से विशेष सेंट और विशेष जूस, विशेष मिठाई, चाइना जैसे देश में उसकी विशेष वाइन भी बनाई जाती है। बहुत अच्छा उनका रोज़गार का जरिया है। और हम एक मुगा कल्चर जो उत्तराखंड में चल रहा है, आसाम में बहुत प्रचुर मात्रा में किया जाता है, तो वो उसके पौधे हमने पूरे उत्तराखंड में हर जनपद में लगाए। तो हर जगह यहाँ पर हो रहा है और यहाँ का मूल पौधा भी है। अगर हम अपने बंजर खेतों में या उसर ज़मीन में या वन विभाग या जो बेरोजगारी हमारे इतना पलायन बाहर से अगर इस प्रदेश में भी आ रहे हैं, अगर गवर्नमेंट इनको देना चाहती है, जिसके पास भूमि है वो अपने में करे, ठीक है। जिनके पास भूमि नहीं है, कम से कम उसको 4-5 हेक्टेयर भूमि, वन भूमि अलॉटमेंट करे, तो उसमें उनसे मुगा रेशम के बारे में और काफल के वन के बारे में, सीलिंग के वन के बारे में वो उनको विकसित करें। और उसके बीच में भी हम हल्दी की खेती, अदरक की खेती, मेंथा आदि कई चीज़ों से हम अपना एलोवेरा रोज़गार, तुलसी और ब्राह्मी लगा के भी उसको हम कर सकते हैं। न उसमें जंगली जानवरों का भी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और सुरक्षा उनकी और बढ़ जाएगी। अच्छा, मैं ये तो एक आपने सरकार की बात कही, जो सरकार अगर मदद करे तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आप व्यक्तिगत तौर पर क्या अपनी तरफ से भी क्या अपील करना चाहेंगे और क्या आप मदद कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी उनसे अपील करना चाहूँगा कि जो इतने दीर्घ समय के बाद अपने प्रदेशों को, अपने घरों को लौट रहे हैं और आज उनको अच्छा भी लग रहा है कि हम अपने घर में लौट आए हैं सकुशल, तो वास्तव में अगर वो यहाँ से अगर कुछ मदद हमसे लेना चाहते हैं तो एक प्रैक्टिकल के तौर पर, तो जिनके इलाके में अच्छी आब हवा है, ठंडी एरिया है, तो वो हमसे यहाँ से अखरोट ले सकता है, दाढ़ी में हम उसको देंगे करीब, और ताकि वो अपने वहाँ कर से अमरूद के लिए हम उन्हें देंगे, नींबू का पौधा हम उन्हें देंगे, रिंगाल के पौधे और जापानीज बैम्बू जो बिल्कुल रिंगाल की तरह होता है, हम कई प्रकार के पौधे उनको अपने बगीचे से भी उपलब्ध कराएंगे। और उनमें और हमें अच्छा भी लगेगा कि और हम उसे स्वयं कहीं वृक्षारोपण कराना चाहते तो हम स्वयं उनके साथ प्रैक्टिकल के तौर पर जाएंगे, पूरा सहयोग करेंगे। हम कोरोना महामारी के और बेरोजगारी से तड़प रहे हैं और बाहर से इतना पलायन और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बेरोजगारी को झेल रहे हैं, तो अगर ये मुगा रेशम कौल का पौधा हमारे पहाड़ में बहुत खूब होता है, हम अपने बंजर ज़मीन में या खेतों की मेड़ में 2x2 में इन्हें भी लगा सकते हैं। और इसमें विशेषता ये है कि सहतूत में तो हम फसल छप्पर चाहिए, टरे चाहिए, फिर उसके बाद बहुत उसमें देख रेख होती है, लेकिन इसमें कीड़े एक सिस्टम से पेड़ में ही छोड़े जाते हैं। तो एक बार जब छोड़ दिए तो 20-22 दिन में एक फसल तैयार हो जाती है। तो 3 महीने में एक बार इसमें पत्ते आ जाते हैं, तो 20-22 दिन का एक हो, तो साल में हम इसमें 4 फसल 100 दिन का इतना ठोस रोजगार, वो भी पर्यावरणीय पूर्वक, इसकी भी हम खेती कर सकते हैं। बहुत बड़ा उत्पादन है। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और विशेषकर आपके CCN न्यूज़ का मैं हृदय से आभार करता हूं कि आपने अपने कार्यों के प्रति पर्यावरण को इतनी महत्ता दी और इस वाटिका तक आए, और ज़रूर इससे लोग लाभ लेंगे और हमसे भी जो लोग संपर्क आएंगे हम इसके बारे में उन्हें अपनी पूरी मदद करेंगे। ठीक, थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ एक मनाने भर का दिवस नहीं है, बल्कि एक चिंतन और मंथन का भी दिवस है कि हम जो पर्यावरणीय चिंता है उसको कैसे दूर कर सकते हैं।
पौधरोपण इसके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। ये हमारे किशन सिंह मलड़ा जी ने ये साबित कर दिया है कि पौधरोपण यदि निरंतर किया जाए तो हम पर्यावरण से संबंधित जो चिंताएं हैं उसको दूर किया जा सकता है। खासकर ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियरों के खिसकने का जो सिलसिला है उसको तो कम से कम रोका जा सकता है। TCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ मैं सुरेश पांडे।